नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं दामिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में। दर्शकों, आज हम दुनिया भर में इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये दिन डेडिकेटेड है उन नर्सेज को जो रात दिन आपकी सेवा में हाजिर होती हैं और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। और इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शमा लुहमी जी। तो आइए अपने इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैम, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद दामिनी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दूरदर्शन हिमाचल की, उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में आने का मौका दिया। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, अगर हम बात करें नर्सेज की, इंटरनेशनल नर्सेज डे के बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने सबसे पहले ये जो प्रोफेशन है, ये मोटिवेशन कहाँ से आया आपको ये प्रोफेशन चूज़ करने का? 12th पास करने के बाद मेरे पास कुछ ऑप्शंस थी, लेकिन आपको पता कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाई और मुझे लगा कि बीएससी नर्सिंग एक अच्छी ऑप्शन है, तो मुझे चांस भी मिला और मैंने बीएससी नर्सिंग के एडमिशन ली पीजीआई में। तो उसमें एक कारण तो ये भी था कि इसमें नौकरी के चांसेस बहुत होते हैं नर्सिंग में। दूसरा ये है कि एक ऐसा प्रोफेशन डेडिकेटेड है टू द पेशेंट जिसमें सेटिस्फेक्शन बहुत होती है। जब आप अपने सामने देखते हो पेशेंट रिकवर हो रहे हैं, आप पेशेंट को ऐसी इमरजेंसी में पेशेंट की केयर करती है और पेशेंट रिकवर करता है, जो सेटिस्फेक्शन, जो पेशेंट का को कहने की जरूरत नहीं होती कि वो शुक्रगुजार है, हमें खुद ही वो बहुत उससे सेटिस्फेक्शन होती है। तो इसी वजह से ये प्रोफेशन जो मुझे भी लगता है कि मैंने इसी वजह से चुना, और आगे आने वाले यूथ को भी मैं ये बोलती हूँ कि इस प्रोफेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आना चाहिए। बिल्कुल मैम। जैसे कि इंटरनेशनल नर्सेज डे के बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये सेलिब्रेट किया जाता है और डेडिकेटेड है सारी नर्सेज को, तो थोड़ा सा इस डे के बारे में हमें बताइए, कब ये इसकी शुरुआत हुई थी, क्यों हम इसे सेलिब्रेट करते हैं? 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसको हम मानते हैं कि नर्सिंग प्रोफेशन की फाउंडर है, बिकॉज पहले नर्सिंग तो तब से वर्ल्ड में है जब से इंसान पैदा हुआ है, बिकॉज जो मदर है वो बच्चे की केयर करती है, फैमिली में जो एल्डरली लेडीज़ हैं वो भी बच्चों की और सारी फैमिली की केयर करती। तो नर्स वर्ड तो हम बोलते हैं कि नर्सिंग तो स्टार्ट होता है बच्चे के पैदा होने से भी, लेकिन ये जो फॉर्मल एजुकेशन है, कॉलेजेस जो शुरू किए वो थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उसका जन्म जो था 12 मई 1920 को हुआ था। तो इसी वजह से माना जाता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने प्रोफेशन शुरू किया था, उसी के जन्म दिवस पर ये इंटरनेशनल नर्सेज दिवस जो है मनाया जाता है। जी बिल्कुल मैम। तो अगर हम नर्सेज डे की बात करें, जैसे अलग अलग डेज जो है इंटरनेशनली सेलिब्रेट किए जाते हैं और हर बार हर डे की एक कोई ना कोई थीम होती है, तो इस बार के इंटरनेशनल नर्सेज डे की अगर हम बात करें और उसकी थीम की बात करें, वो हमें थोड़ा सा बताएं। इस बार का जो थीम है आर नर्सेज आर फ्यूचर, एंड उसमें ये है कि हमारी नर्सेज जो वही हमारा भविष्य है। एम्पावरिंग द नर्सेज इज गोइंग टू सेव द लाइव्स, ये है हमारा थीम इस साल का, कि अगर हम नर्सेज को का सशक्तिकरण करें और उनको ज़्यादा पावर दें तो काफ़ी लाइफ जो है सेव कर सकते हैं, बिकॉज इतनी कंट्रीब्यूशन है हेल्थ सेक्टर में। हॉस्पिटल में भी देखें तो 90% काम जो है नर्सेज करती हैं, और इसके अलावा इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू द हॉस्पिटल, अगर कम्युनिटी में भी देखें तो बहुत सारा काम जो है प्रिवेंटिव आस्पेक्ट अगर हम सोचें तो नर्सेज के द्वारा बहुत काम किया जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। हालांकि इंडिया में इतना नहीं है, अभी इंडिया में नर्सेज उतनी एडवांस नहीं है जितनी कि बाकी कंट्रीज़ में जो डेवलप्ड नेशंस हैं। तो अगर कंट्रीब्यूशन के हिसाब से सोचो तो हमें लगता है कि नर्सेज को अगर एम्पावर किया जाए और कैसे किया जाए वो भी एक सोचने की बात है। बिल्कुल जी। तो मैम, इंटरनेशनल नर्सेज डे के बारे में और नर्सिंग के बारे में तो हम सारी बात आगे करेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा हम आपको बारे में जानने से शुरुआत करेंगे। तो बचपन की तरफ लेके जाएं आपको, और बचपन स्कूलिंग के बारे में अगर पूछे तो स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी, किस तरह से रही और किस तरह के इंटरेस्ट थे आपको बचपन में? मेरी स्कूलिंग जो है 10th तक तो मेरे को कालका में हिंदू गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ। उसके बाद मैं यमुनानगर चली गई और 11th 12th हमारे टाइम में कॉलेज में ही होती थी, तो मैंने वहाँ पे प्री यूनिवर्सिटी एंड प्री मेडिकल किया विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। उसके बाद मैंने फिर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया, जिसको अभी बोलते हैं ये पीजीआई चंडीगढ़ नर्सिंग कॉलेज के नाम से, 9 बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, जो बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। वहाँ से मैंने 4 साल की बीएससी नर्सिंग की। उसके बाद मैंने वहाँ पे काम किया, नौकरी की ऑलमोस्ट 4 साल। फिर मैंने वहाँ पे मास्टर्स इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की पीजीआई से ही, और फिर मैंने एमए इंग्लिश पढ़ाई, नौकरी के साथ साथ मैंने एमए इंग्लिश लिटरेचर पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, और बहुत टाइम बाद फिर मैंने पीएचडी की इन साइकोलॉजी फ्रॉम पंजाबी यूनिवर्सिटी।
मतलब कहा जाए कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस जो है आपके साथ अभी आपके पास है। तो मैम अगर हम बचपन की बात करें तो ये क्या इंटरेस्ट बचपन से आपको था कि आपको सर्व करना है लोगों को, या किस तरह के इंटरेस्ट आपको बचपन में थे? बचपन में तो इंटरेस्ट सिर्फ ये था कि माँ ने बाप ने ये बोला कि लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, जी। और उस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए ज़रूरी है नौकरी करना। जी। तो उन्होंने यही एडवाइस किया कि आप पढ़ो लिखो और कुछ ना कोई कुछ काम करो, शादी से पहले नौकरी जरूर लेना, बिल्कुल। और नौकरी करने से फैमिली में जो विकास होता है वो बहुत बड़ी बात है। जी। इसके अलावा कि आपको दूसरों की तरफ देखना नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस के चक्कर में मैंने पढ़ाई की और उन्होंने बहुत एनकरेज किया। जी। लेकिन उसके बाद 12th के बाद मैंने सोचा कि मेरे को लगता है नर्सिंग भी एक ऑप्शन है जो जी। बहुत अच्छी है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांसेस भी बहुत हैं। बिल्कुल। वो खाली इंडिया में नहीं, बाकी कंट्रीज़ में भी। आप सोचो कि नर्सिंग करने के बाद पूरे इंडिया में तो आप काम कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल। आप बाकी कंट्रीज़ में भी माइग्रेट होके किसी भी कंट्री में आप काम कर सकते हैं। जी। लैंग्वेज ही एक रिक्वायरमेंट है उसके लिए। बिल्कुल, बेहद खूब। जी। तो मैम अगर हम बात करें जैसे कि आपकी, अब हम बीएससी आपने क्या ज़िक्र किया था, बीएससी जब आपने शुरुआत की, तो जब हम ट्रेनिंग करते हैं और आज आप प्रिंसिपल है, तो काफ़ी कुछ चेंज भी हो गया है, टाइम चेंज हो गया है, टेक्नोलॉजीज़ चेंज हो गई है। तो किस तरह का माहौल उस टाइम था जिस टाइम आप ट्रेनिंग कर रहे थे? जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो पीजीआई नेहरू हॉस्पिटल तो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जी। और वहाँ पे पेशेंट्स का नंबर भी शुरू से बहुत ज़्यादा रहा है। तो ऐसे में हमें जब ट्रेनिंग कराते थे तो सुबह क्लासेस और आफ्टरनून में ड्यूटीज़ फर्स्ट जी। ईयर से ही शुरू हो गई थी। जी। और हमने ये देखा कि वहाँ पे एक्सपोजर तो बहुत ही अच्छा था, लर्निंग बहुत थी, लेकिन बिल्कुल। अब फ़र्क बहुत पड़ गया। अब टेक्नोलॉजी के साथ साथ नर्सिंग में भी एडवांसमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गई। हमारे जी। टाइम में सब कुछ हम हाथ से करते थे, जी। और हमारे पास डिस्पोजेबल नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। जी। जी। तो मुझे अभी तक याद है कि ग्लव्स भी ढूंढना बहुत मुश्किल होता था, और सिरिंजेस जो हैं डिस्पोजेबल ना हो के ग्लास मैंस बोलते थे उनको, जी। जी। ग्लास की सिरिंजेस होती, उन सिरिंजेस को बॉयल करना पड़ता था। तो जब हम हॉस्पिटल में काम करते थे तो ये देखा कि हम सिरिंजेस को धोते हैं, जी। नीडल्स को धोते हैं, उसके जी। बाद उबालते हैं, फिर ब्लंट नीडल्स को हम अलग कर देते हैं और शार्प नीडल्स को यूज़ करते हैं। तो ये सब कुछ, और CSSD एक डिपार्टमेंट होती थी जिसमें सिरिंजेस और सारे इंस्ट्रूमेंट, ड्रेसिंग का सामान, ये सब कुछ, उसमें कटोरी और उसमें आर्टरी फॉरसेप्स, डायसेक्टिव फॉरसेप्स, ये जी। सब कुछ जो है स्ट्राइल होके आता था, और हमें वो पैकिंग करके भेजनी पड़ती थी और फिर वो वापस उतनी सप्लाई मंगवानी पड़ती थी। जी। तो ये सब कुछ हम जो है करते थे हाथों से। बिल्कुल। बिल्कुल। और ग्लव्स जो हैं डिस्पोजेबल नहीं मिलते थे हमें। जी। अभी तो बहुत जमाना, बिल्कुल। डिस्पोजेबल सिरिंजेस, डिस्पोजेबल ग्लव्स, डिस्पोजेबल शीट्स वगैरह भी मिलती हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल। ये काम जो है बहुत चैलेंजिंग होता था उस वक्त। जी। हालांकि हम बहुत कोशिश करते थे अपने आप को प्रोटेक्ट करने की। जैसे हम टेटनस वार्ड में काम करने जा रहे हैं तो हमें ये बताया जाता था कि कहीं कोई कट तो नहीं लगा हुआ, तो उस जी। कट को आप कवर कर लो। जी। तो ये चैलेंजेस हमने बहुत फेस किए हैं। बिल्कुल, मतलब हाँ। कहा जाए कि एडवांसमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गई है, हो लेकिन गई जो है, बिल्कुल। चेंजेस है वो और ज़्यादा बेटर हो गए हैं हेल्थ केयर की फील्ड में। यस। तो मैम अगर मैं बात कहूँ, जैसे कि आपने कहा कि हाफ़ आपको जो है स्टडी टाइम था और हाफ़ आपको क्लिनिकल्स जाना पड़ता था। तो ये जो हम स्टडी करते हैं, थ्योरी हम पढ़ते हैं, लेकिन साथ ही प्रैक्टिकल करते हैं, एक बहुत ही वास्ट डिफरेंस है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल है वो हम कहीं मशीन्स पे नहीं नहीं करते, वो हम करते। डायरेक्टली लोगों पे करते हैं, लाइफ्स पे करते हैं। तो थ्योरी से लेके प्रैक्टिकल तक का ये जो एक्सपीरियंस था आपका फर्स्ट टाइम का, ये किस तरह का रहा? ये थोड़ा सा इनिशियली तो मुश्किलें आती हैं, बिकॉज आपको जो भी सिखाया जाता है लैब में, वो जाके जब इम्प्लीमेंट करना होता है तो मुश्किल तो पड़ता है। मुझे अभी अभी भी याद है जब मैंने पहला इंजेक्शन पेशेंट को दिया था, जी। तो मुझे वहाँ की सीनियर नर्स ने बोला कि आप इंजेक्शन जाके दो, और जी। वो वहाँ पे खड़ी हुई। तो मुझे अभी तक याद है कि उनको मुझे लिटरली पुश करना पड़ा कि इंजेक्शन दो, क्योंकि जी। जब आप देते हो तो आपको पता है ये ह्यूमन बीइंग है, वहाँ बिल्कुल। से रिस्पॉन्स भी आने वाला है, बिल्कुल। शायद वो मूव भी करेगा, शायद जी। वो चीखेगा भी। बिल्कुल। तो ये चीज़ें सब आपको सीखनी पड़ती हैं, जी। क्योंकि आप हमेशा होता है कि आप किसी को गलती से भी आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, जी। आप नहीं चाहते किसी को पिंच करना। लेकिन हॉस्पिटल में तो आपको आईवी ड्रिप भी देना पड़ता है, ड्रेसिंग भी करनी पड़ती है, इंजेक्शंस भी देने पड़ते हैं, कैस्टराइजेशन करनी पड़ती है, बहुत सारी ऐसी प्रोसीजर हैं, इन्वेजिव प्रोसीजर, जो हमें लगता है कि पेशेंट्स के लिए अनकंफर्टेबल होता है, पेनफुल होती हैं। तो वो सब चीज़ें सोच के अब जब इंसान पे ये सब कुछ करते हो, थोड़ा मुश्किल तो होता है इनिशियली, जी। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ये तो होता है कि जो कुछ भी मैं कर रही हूँ वो पेशेंट के वेलफेयर के लिए कर रही हूँ। जी। बिल्कुल, मतलब कहा जाए कि ये जो एक्सपीरियंस है काफ़ी नया भी था आपके लिए, और काफ़ी अगर हम बोले तो सीखा भी आपने। लेकिन मैम इसी के साथ अगर हम बात करें, जैसे बीएससी आपने की, फिर एमएससी आपने की,
तो बीएससी के बाद कभी कभी हम देखते हैं जो नर्सिंग कर रहे हैं बीएससी के बाद स्टॉप कर देते हैं, फिर एमएससी नहीं करते हैं क्योंकि जॉब ऑप्शंस बीएससी के बाद काफ़ी है। बहुत है। लेकिन आपका ये बीएससी से अगर एमएससी का सफ़र की बात करूँ मैं, तो वो किस तरह का रहा? बेसिकली मैंने बीएससी नर्सिंग के बाद 4 साल, जैसे मैंने बताया, नेहरू हॉस्पिटल पीजीआई में जॉब की है। जी। तो उसके बाद मैंने मास्टर्स किया, एक तो फर्दर एजुकेशन के लिए कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जी। दूसरा ये भी रीज़न था कि थोड़ा सा ये होता है कि नर्सेज की ऑड आवर्स ड्यूटीज तो होती हैं, मॉर्निंग बिल्कुल। शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। तो मुझे बिल्कुल। ये लगा अगर फैमिली शुरू करने से पहले मुझे ये देख लेना चाहिए कि अगर मैं टीचिंग में शिफ्ट कर सकती हूँ जी। तो वो बेटर रहेगा। बिल्कुल। एटलीस्ट आप एक फैमिली लाइफ जी सकते हैं। लेकिन मैं रियली नर्सेज के बारे में सोचती हूँ। बहुत सारी मेरी दोस्त भी ऐसी हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी नर्सिंग हॉस्पिटल में ही की, और वही नाइट ड्यूटीज़, वही इवनिंग ड्यूटीज़, वही मॉर्निंग शिफ्ट्स की, साथ साथ में फैमिली को भी लुक आफ्टर किया। बिल्कुल। हैट्स ऑफ टू दोज नर्सेज जो पूरी ज़िंदगी, और ये इंडिया में नहीं बाकी कंट्रीज़ में भी हैं, बिल्कुल। बिकॉज बहुत सारी मेरी फ्रेंड जो है अब्रॉड में भी काम करती हैं, यूएस में, यूके में। उन्होंने भी सारी ज़िंदगी क्लिनिकल नर्सिंग की है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा सेग्रीगेशन नहीं है कि टीचिंग नर्सिंग जो है वो क्लिनिकल नर्सिंग से सेपरेट हो। उनको दोनों ही साथ साथ करनी पड़ती हैं। बिल्कुल। मतलब कहा जाए ये जो एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं मोटिवेट लाइफ से हुई आप, और एमएससी का जो डिसीजन है आपने लिया। तो मैम अगर मैं आपके एक्सपीरियंस की बात करूँ, थ्योरेटिकली तो हम कई सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली भी हम जब लोगों से बात करते हैं, पेशेंट से बात करते हैं, तो कई सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है, चाहे वो पेशेंट की केयर करना हो या पेशेंट्स के इमोशंस को समझना हो, तो कई सारी चीज़ें हमें हॉस्पिटल में देखनी पड़ती हैं। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका रहा हो जब आपने प्रैक्टिकल किया हो और जो आपको याद है अभी? हाँ, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं। जैसे मैं जब पीजीआई में मैंने जॉब की, मुझे अभी तक याद, मैं ट्रॉमा वार्ड में थी, एक रोड साइड एक्सीडेंट पेशेंट आया और उस पेशेंट की सर्जरी हुई, और उसके बाद नेक्स्ट डे मैं सुबह जाके देखती हूँ कि पेशेंट जो है बिल्कुल बहुत गंदी है, बाल शैबी हैं, कपड़े गंदे हैं। तो मैंने सोचा कि ये पेशेंट का कोई नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा साफ़ करूँ, और मैंने उस पेशेंट को पूरा नहलाया और मैंने उसके बाल साफ़ किए, बाल धोए। और मैं आफ्टरनून में जब हॉस्टल में गई तो मैंने देखा कि पूरे स्वेटर पे मेरे जुएँ दौड़ रही हैं। तो सबसे पहला काम अगले दिन मैंने यही किया कि उसका हेड शेव करवाया, उसकी पूरी ट्रीटमेंट दी उसको जुओं के लिए। तो ऐसे से पेशेंट की केयर भी करनी पड़ती है, चैलेंजिंग भी होता है, लेकिन फिर भी एक सेटिस्फेक्शन मुझे हुई कि देखो पेशेंट कितना गंदा था, और अगले दिन जो है डॉक्टर्स पेशेंट को पहचान नहीं पा रहे थे। और वहाँ उसी वार्ड में मेरा एक और एक्सपीरियंस रहा कि एक एक्सीडेंट हुआ, बस का एक्सीडेंट, और एक पेशेंट वहाँ आया, अननोन पेशेंट था, ये नहीं वो पेशेंट बेहोश था, तो बता भी नहीं पाता था कौन है, कहाँ से आया, क्या नाम है। उस पेशेंट की जब मैंने केयर की तो मुझे बहुत अभी तक याद आता है कि किस हिसाब से मैंने उसको पेशेंट को साफ़ किया, उसके कपड़े बदले, उसको राइस टू की फीड दी, उसको कैस्टराइज किया, आईवी ड्रिप लगाया। तो जिसका कोई भी नहीं था और बेहोश पेशेंट था, उसकी केयर करना, क्योंकि जो इंसान अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए अगर हम कुछ करते हैं तो उससे बड़ी मानवता की मिसाल क्या हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, यही हम बात करें। और ये जो इंटरनेशनल नर्सेज डे है, इन्हीं ऐसे ही नर्सेज को डेडिकेटेड है जो सेल्फलेसली दूसरों की मदद करती है, अपने से पहले दूसरों को रखती है। तो मैम अगर मैं बात करूँ, जैसे कि हम देखते हैं आप अभी प्रिंसिपल भी है और ख़ुद भी आप स्टूडेंट रह चुकी हैं, तो एक डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मेंटेन रहता है नर्सिंग की। जब हम बात करते हैं नर्सिंग की ट्रेनिंग से ही वो डिसिप्लिन शुरू हो जाता है। क्यों ये डिसिप्लिन ज़रूरी है और क्यों रहना भी चाहिए इस डिसिप्लिन में जब हम हेल्थ केयर में काम करते हैं? सबसे ज़रूरी जो बात है इसमें कि हॉस्पिटल जो हैं 24 आवर्स 7 डेज़ चलते हैं, तो हमें नर्सेज को जो है रेगुलर होना ही पड़ता है। मुझे अभी तक याद है, मैं यूके में गई और किसी ने मुझे बताया इंडियन नर्सेज आर वेरी गुड इन वर्क, लेकिन थोड़ा इरेगुलर है। तो एमरजेंसी लीव लेना नर्सेज के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आज नाइट ड्यूटी है, नाइट ड्यूटी पे जाना है। अगर वो इमरजेंसी लीव लेते तो उनकी जगह पे कौन काम करेगा। तो ये हमने एक वो बनाया कि रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। अगर आपने छुट्टी लेनी है तो आप किसी पर्सन को रिक्वेस्ट करो कि आपकी जगह ड्यूटी पे आज कौन जाएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। और इसके अलावा दिन त्यौहार जो भी होते हैं, हॉस्पिटल तो कभी बंद नहीं होता, चाहे दिवाली हो, चाहे क्रिसमस डे हो, चाहे होली हो, हॉस्पिटल तो चलते ही रहते हैं। इसीलिए एक डिसिप्लिन है। कई बार हम बहुत सारे वो त्यौहार नर्सेज मिस भी कर जाती हैं, क्योंकि वो होली का दिन है, वो ड्यूटी पे हैं, वो अपना ये टाइम बच्चों के साथ स्पेंड नहीं कर पाते। इसके अलावा दिवाली है, दिवाली पे भी नर्सेज ड्यूटीज़ पे
होती हैं। तो बिल्कुल। ये एक ऐसा हुआ है जिसमें डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है। और जी। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है इमोशनल कंट्रोल। हम ये बोलते हैं कि इमोशनल मैच्योरिटी नर्सेज में होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जी। हॉस्पिटल ऐसी जगह है जिसको बोलते हैं जो दुखों से भरा हुआ है। बिल्कुल। जब हम हॉस्पिटल जाते हैं हम एंजॉय तो नहीं कर सकते, बिकॉज जी। हमें उन लोगों के कष्ट और दुख ही देखने हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम अपना इमोशनल कंट्रोल भी रखें। हम जी। किसी के दुख में दुखी तो हो सकते हैं, लेकिन हम फिर भी एक फैमिली लाइफ और एक प्रोफेशनल लाइफ, दो जिंदगियां हम जीते हैं। बिल्कुल। तो इन दो जिंदगियों को अलग रखना जरूरी है। हम हॉस्पिटल से दुखी होकर घर जाते हैं तो हम अपना आउटबर्स्ट फैमिली मेंबर्स पे नहीं निकाल सकते। इसी तरह फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुई है वो हम पेशेंट्स के ऊपर अपना आउटबर्स्ट, इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं निकाल सकते। जी। इसी वजह से बोलते हैं कि डिसिप्लिन लाइफ, एक इमोशनल मैच्योरिटी, नॉलेज, स्किल, ये जो है बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा जी। रेगुलर होना हॉस्पिटल में ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। बिल्कुल मैम। जैसे कि इतने सारे स्किल्स की और इतनी सारी बातों की हमने यहाँ पे ज़िक्र किया है, लेकिन मैम इसी के साथ अगर हम बात करते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में नर्सेज जो है डे एंड नाइट काम कर रही होती है और पेशेंट्स के साथ सबसे ज़्यादा टाइम जो है एक नर्स ही स्पेंड करती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इंडिया की अगर मैं बात करूँ इतना रिकग्नाइजेशन नहीं मिलता है और इतना अप्रिसिएशन भी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हम कभी देखने को भी मिलता है कि एक फ्रस्ट्रेशन भी देखने को मिलती है नर्सेज के चेहरे पे। तो किस तरह से ये सारी चीज़ें जब आपने भी फेस की होंगी, क्योंकि रिलेटिव्स के साथ भी हम डील करते हैं, डॉक्टर्स के साथ भी डील कर रहे हैं, पेशेंट्स के साथ भी डील कर रहे हैं, तो काफ़ी माहौल जो है स्ट्रेसफुल भी कभी हो जाता है। तो इस स्ट्रेस से किस तरह से हम अपने आप को निकाल सकते हैं? हाँ, आप, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि नर्सिंग को एक थैंकलेस जॉब माना गया है। जी। जैसे बताया कि ऑड आवर्स ड्यूटी भी करना, पेशेंट्स के साथ डील करना, और वो पेशेंट जो है फिजिकल प्रॉब्लम तो है ही है कि वो बीमार हैं। जी। अब जो बीमारी है वो उनकी कहीं ना कहीं मेंटल स्टेट पे भी असर करती है। बिल्कुल। तो हम ऐसे बोलते हैं कि चिड़चिड़ापन पेशेंट्स में होना लाजमी है, जी। और बहुत ही कम पेशेंट्स होते हैं जहां हम बोलते हैं वो खुश है, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ कष्ट तो है। तो बिल्कुल। ऐसे में बैलेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर एक टीम वर्क है। नर्सेज हॉस्पिटल में अकेले काम नहीं करती, बिल्कुल। बहुत सारे ऑर्डर्स कैरी आउट करने पड़ते हैं। बिल्कुल। कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि बहुत बिजी शेड्यूल है, कुछ काम छूट भी गया, लेकिन यह है कि नर्सेज की जॉब ऐसी है जहाँ पे वो गलती नहीं कर सकती। एक गलती जो है कई बार पूरी एक लाइफ की कीमत चुकानी पड़ती है उन जी। पेशेंट की। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि उनको एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और जब वो, जैसे मैंने पहले भी बताया कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच में एक गैप रखना, जी। तो ये मुश्किल तो है, लेकिन जैसे हम बोलते हैं हॉस्पिटल्स में तो काम करना है तो ये चीज़ हमें सीखनी ही पड़ेगी। बिल्कुल। और ये है कि अपने आप माइंड को डाइवर्ट करना, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि नर्सेज को हॉबीज़ होनी चाहिए। जैसे जी। आम इंसान को बोलते हैं कोई ना कोई हॉबी होना बिल्कुल। ज़रूरी है, ताकि हम जो हमारी मेंटल स्टेट है वो भी नॉर्मल रह सके। जी। बिल्कुल मैम। तो मैम इसी के साथ जैसे हमने एमएससी की बात की आपकी, लेकिन उसी के बाद आपने पीएचडी का भी जिक्र किया था, पीएचडी की है आपने। तो ये समझना कि पीएचडी तो करनी है, लेकिन उसके बाद क्या फ्यूचर होगा, किस चीज़ में करनी है और किस तरह के गोल लेके, एक एम लेके आपने ये जो पीएचडी है इसमें कदम रखा था? वो ये सोचा मैंने कि मैं जब जॉब ही करूँगी, और मैं टीचिंग में शिफ्ट हो गई थी, तो ये सोचा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मेरे में होनी चाहिए। बिल्कुल। तभी मैंने सोचा कि अगर मैं कहीं जॉब के लिए जाती भी हूँ, और मैं मास्टर्स ऑफ नर्सिंग ही है मेरी क्वालिफिकेशन, जी। अगर वहाँ पे कोई पीएचडी कैंडिडेट आ जाता तो मैं कहीं ना कहीं मेरे मन में ये भावना जी। होगी कि काश मैंने भी पीएचडी की। तो जी। यही कारण था कि मैंने पीएचडी भी ख़त्म की। और इसके अलावा अब मैं पीएचडी की गाइड भी हूँ। मैंने अभी तक कम से कम 18-20 स्टूडेंट्स को पीएचडी की गाइडेंस भी दी है। जी। और लेकिन अदरवाइज मेरे को लगता है जहाँ तक स्किल नर्सिंग की बात है, हमारी बेसिक बीएससी नर्सिंग होना ही सफिशिएंट होता है। उस जी। बीएससी नर्सिंग के बेस पे हम कहीं भी जॉब कर सकते हैं। जी। तो वो, लेकिन स्किल होना जरूरी। बिल्कुल। आगे स्पेशलिटीज़ बहुत सारी हैं, बिल्कुल। बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हैं। जैसे पहले तो जैसे बेसिक नर्सिंग हो गई, उसके बाद स्पेशलिटी लाइक किसी ने आईसीयू में काम करना है, किसी ने पीडियाट्रिक्स वार्ड में काम करना है, किसी ने ऑपरेशन थिएटर में काम करना है, किसी ने कम्युनिटी में काम करना है। तो अलग अलग फील्ड है। तो एमएससी में भी अलग अलग फील्ड जो हैं। अदरवाइज ऑल्सो बीएससी नर्सिंग के बाद भी बहुत सारे फील्ड्स हम कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रोग्राम्स है, ऑर्थोपेडिक्स में कर लेना, मेंटल हेल्थ नर्सिंग एक और प्रोग्राम है जो 1 साल का प्रोग्राम है आफ्टर बीएससी नर्सिंग, जो है उसमें क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं अब डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। हम जहाँ लिटरेसी की बात करते हैं, जैसे जैसे लिटरेसी रेट इंडिया का बढ़ रहा है, मेंटल हेल्थ इश्यूज भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से
ये जो मानसिक रोग हैं वो बढ़ रहे हैं। और ये है कि एक भी एक स्पेशलिटी, इसके अलावा एक और जो है जेरिएट्रिक नर्सिंग, वो है कि पॉपुलेशन की बढ़ने से साथ साथ जैसे मैंने बताया एडवांसमेंट हो रही है मेडिकल टेक्नोलॉजी में, तो एज जो है वो भी बढ़ रही है। एज स्पैन बढ़ने से क्या हो रहा है कि एल्डरली पॉपुलेशन का जो है नंबर वो भी बढ़ता जा रहा है। जैसे जापान में है एल्डरली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वैसे इंडिया में भी एल्डरली पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही है। एल्डरली पॉपुलेशन को अगर हम बढ़ता देखें तो एक बोलते हैं एक नॉन प्रोडक्टिव एज ग्रुप है जी। तो लेकिन इनकी केयर करना बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए जेरिएट्रिक नर्सिंग भी एक प्रोग्राम है जो अभी हमें लगता है ज़रूरी है इंडिया में भी आना, ताकि इन लोगों की भी केयर हो सके और जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो भी एक डिग्निटी के साथ जी सकें। बिल्कुल। तो मैम कई सारी फील्ड्स का जो है आपने नाम लिया, साथ ही मेंटल हेल्थ के बारे में भी आपने बात की। तो एज ए प्रिंसिपल आप कार्यरत है प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, तो अगर मैं बात करूँ काफ़ी सारे बच्चे आपके पास आते हैं और काफ़ी सारे बच्चों को जो है आप देखती हैं, तो किस तरह की एक्साइटमेंट लेके बच्चे आते हैं, किस तरह के गोल्स है बच्चों के, और किस तरह का, एक मैं मेंटालिटी की बात करूँ नर्सिंग में जो बच्चे आते हैं, किस तरह की मेंटालिटी लेकर आपके पास आते हैं? अगर मैं ये बात करूँ, स्टूडेंट जब आते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म होता है कि हम नर्सिंग में आए हैं, लेकिन जब हम उनको पढ़ाते हैं तब भी कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन जब वो हॉस्पिटल में भेजते हैं उनको तो रियलिटी जो है उनको शॉकिंग लगती है एकदम, क्योंकि बच्चे जब हमारे साथ एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करते हैं तो मुश्किल तो लगता है, क्योंकि खास करके जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो जाते हैं और उनको काम दिया जाता है वहाँ, जैसे बेड मेकिंग करनी है, पेशेंट की क्लीनिनेस, वार्ड को क्लीनिनेस और ये सब कुछ काम दिया जाता है, तो उनको लगता है कि शायद हम इससे कुछ ऊंचा काम कर सकते थे। लेकिन ये हम अगर ग्लोबली देखें तो रजिस्टर्ड नर्सेज का काम उससे कहीं ज़्यादा हायर है। आर्मी नर्सिंग में भी लोग जाते हैं तो काम बहुत ज़्यादा हायर लेवल के काम है, तो हमें उनको बोलते हैं ये बेसिक से शुरू करना पड़ता है। एटलीस्ट ईगोइस्टिक तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो पेशेंट के वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है मैटर करती है इन्फेक्शन कंट्रोल में। अगर हम बोलते हैं क्लीनिनेस की, पेशेंट की क्लीनिनेस, पेशेंट की एनवायरनमेंट की क्लीनिनेस, वो क्यों करते हैं? प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, जो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम बात करते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस की। हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट होता है किसी बीमारी से, लेकिन जब वो एडमिट होता है कुछ टाइम रहता है तो वहाँ की इन्फेक्शंस कैच कर लेता है और हो सकता है उसको और इन्फेक्शन की वजह से और बीमारियां भी लग जाती हैं। तो ये पार्ट ऑफ नर्सिंग है कि हम कैसे हॉस्पिटल इन्फेक्शंस को कंट्रोल करें, तो ये हमें उनको सिखाना पड़ता है कि ये पार्ट ऑफ द जॉब है, बिकॉज इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सिंग भी एक स्पेशलिटी है, तो वो हमें बिगिनिंग से ही सीखनी है। जैसे हैंड वॉशिंग हो गई, आपने पेशेंट के कपड़े चेंज करने, पेशेंट की बेडिंग चेंज करनी, पेशेंट की स्किन, पेशेंट की ओरल कैविटी, पेशेंट की आईज, और बहुत टाइम तक जो पेशेंट हॉस्पिटल में रहते हैं तो उनको बेड सोर्स होने के भी चांसेस होते हैं, तो ये भी एक पार्ट नर्सिंग का है कि प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर्स, ये हमारा ही काम है। अगर हॉस्पिटल में आके पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो जाती है, पेशेंट को बेड सोर्स हो जाते हैं, तो वो इसका मतलब कहीं ना कहीं नर्सिंग में कमी रह गई है। जी बिल्कुल मैम, कितनी ज़्यादा जो है नॉलेज हम यहाँ पर बच्चों को भी दे रहे हैं और किस तरह से नर्सेस काम कर रही है उसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं आज इंटरनेशनल नर्सेस डे पे। तो इसी के साथ मैम अगर मैं बात करूँ, कम्युनिकेशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस जॉब का, अगर हम इस प्रोफेशन की बात करें, क्योंकि नर्सेस डॉक्टर से भी कम्युनिकेट कर रही हैं और साथ ही जो है पेशेंट के साथ भी कम्युनिकेट करती हैं, उनके रिलेटिव्स के साथ भी कम्युनिकेट करती हैं, और ये जो कम्युनिकेशन है कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेवल पे ही स्टार्ट हो जाता है। तो किस तरह से कम्युनिकेशन को मेंटेन करना चाहिए और जो ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी बच्चे, उनको किस तरह से अपने आप को तैयार करना चाहिए इस कम्युनिकेशन के लिए? ये बहुत ज़रूरी है। हम बोलते हैं नर्सिंग विद अ स्माइल। तो आप जब हॉस्पिटल में काम करने जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि पेशेंट तो दुखी हैं, कोई ना कोई कष्ट है, और उसके साथ साथ पेशेंट के रिश्तेदार भी उतने ही दुखी हैं। कारण ये है कि एक पेशेंट के साथ कितने अटेंडेंट्स की ज़रूरत होती है। तो कोई जॉब छोड़ के बैठा है, कोई छुट्टी लेके बैठा है, किसी ने अपना बिजनेस छोड़ रखा है, और राउंड द क्लॉक कोई ना कोई अटेंडेंट पेशेंट के साथ होना ज़रूरी है, जो अभी तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चला हुआ है। तो उसमें ये है कि नर्सिस को पेशेंट के साथ डील करना, अटेंडेंट्स के साथ डील करना, इसके अलावा डॉक्टर्स और भी टीम के मेंबर्स हैं हॉस्पिटल में, और भी बहुत सारे वर्कर्स हैं जिनके साथ और नर्सिस के साथ काम करना है, टेक्नीशियंस के साथ काम करना है। तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट तो
करना ही पड़ेगा। वो हम शुरू से सिखाते हैं कि जी। आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है और अपने में स्ट्रेस मैनेजमेंट हमने कैसे करना है, सो दैट ये जो नर्सिंग के जॉब है उनके लिए स्ट्रेसफुल नहीं होनी चाहिए। जी। और आपको पता है पेशेंट्स का एक्सपीरियंस विद नर्सिस जो है वो बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। आप हॉस्पिटल में जब कोई एडमिट होता है और एडमिट होने के बाद हम बोलते हैं कि जो डिस्चार्ज होके जाता है, कुछ नर्सिस को पेशेंट जो है हमेशा के लिए याद बिल्कुल। रखते हैं, बिल्कुल। कुछ को इस वजह से कि उन्होंने बहुत अच्छे से बिहेव किया। और जी। वो ये बोलते हैं कि जब पेशेंट नर्सिस आती हैं उनके पास और कम्युनिकेट करती हैं उनके साथ, उनका हालचाल पूछती हैं, तो जी। आधी तकलीफ तो उसी से दूर हो जाती है बिल्कुल। और उनको उनमें ट्रस्ट आ जाता है कि हाँ मैं सेफ हाथों में हूँ, सुरक्षित हाथों में हूँ और जी। मैं ठीक होके जाऊँगा। बिल्कुल। और इसके अलावा कुछ नर्सिस ऐसी हैं जिनका कई बार होता है कि किसी कारण से बिहेवियर ठीक नहीं रहा, तो वो भी एक्सपीरियंस जो है पेशेंट हमेशा के लिए याद रखता है। तो हम स्टूडेंट्स को यही सिखाते हैं कि हमेशा कम्युनिकेट इस वे से करो एंड सर्व विद स्माइल, ताकि पेशेंट जो है हमेशा के लिए याद रखे कि मैं हॉस्पिटल में दाखिल हुआ था, किस तरह का एक्सपीरियंस जो है मेरा हॉस्पिटल में रहा है। जी, बिल्कुल मैम। इसी के साथ अगर हम बात करें, जैसे कई सारे एक्सपीरियंसेस जो है हमें देखने पड़ते हैं और कई सारी चीज़ें जो है हमें हॉस्पिटल में देखनी पड़ती हैं। तो जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे और हॉस्पिटल में कई सारे पेशेंट्स आपने देखे, तो एक फ्रेंड सर्कल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो सपोर्ट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक वर्किंग एनवायरनमेंट में। तो वो सपोर्ट वर्किंग एनवायरनमेंट में किस तरह का होना चाहिए और किस तरह से उस सपोर्ट को लेना भी चाहिए पॉजिटिवली, क्योंकि कई सारे सजेशंस आते हैं, कभी डॉक्टर हमें समझाते हैं और कभी हमें डील करना पड़ता है पेशेंट्स के साथ कि उन्हें पेन हो रही है, पेनलेस थोड़ा सा प्रोसीजर किया जाए। तो उस सिनेरियो में वो जो सपोर्ट है और वो सारी बातें आती है, उसको किस तरह से हमें हैंडल करना चाहिए और डील करना चाहिए? ये मैंने देखा कि हम जब हॉस्टल में रहते थे, हम अपने एक्सपीरियंसेस कैसे शेयर करते थे। नाइट ड्यूटी में आने के बाद हम अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं उसने किस तरह तरह के पेशेंट्स के साथ आज डील किया है। जी। मुझे भी अभी तक याद है कि मैं रिकवरी रूम में एक बार काम कर रही थी और मैं मॉर्निंग शिफ्ट में थी। आफ्टरनून शिफ्ट में मैंने जब हैंडओवर किया तो 6 पेशेंट थे, 6 के 6 पेशेंट जो हैं उनमें 6 के 6 पेशेंट जो है आइदर ऑपरेशन थिएटर में ट्रांसफ़र हो गए और कुछ 2 या 3 पेशेंट की मुझे अभी तक याद है डेथ भी हो गई और 6 के 6 नए पेशेंट आ गए। तो वो एक अनुभव है कि मैंने उन 6 सीरियस पेशेंट्स को कैसे हैंडल किया। जी। तो ये एक्सपीरियंसेस जब शेयर करते हैं वो भी हम लर्न करते हैं एक दूसरे से जी। और एक दूसरे से सपोर्ट भी हमें बहुत ज़्यादा मिलती है। जी, बिल्कुल मैम। जैसे कि हम नर्सिंग की बात करते हैं और अक्सर जो नर्सेज़ को है हम सिस्टर कह के बुलाते हैं हॉस्पिटल में, तो ये किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और किस तरह से ये जो सिस्टर बुलाना है ये ट्रेंड में आया? ये टाइम फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जैसे मैं बात करती हूँ, जी। उसी वक्त से ये हुआ कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है एक रॉयल फैमिली की थी, लेकिन उसने ट्रेनिंग नहीं की थी और उसने सर्व करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने सोचा मैं फॉर्मल ट्रेनिंग जो शुरू करूँ, और उसमें सिस्टर का मतलब है कि भावनात्मक रिश्ता, जी। नर्सिस के साथ एक भावनात्मक रिश्ता कायम हो जाता है, इसी वजह से कि हाँ ये सिस्टर है और ये जो है मेरे लिए जो भी करेगी मेरे वेलफेयर के लिए करेगी, तो एक भावना उससे जुड़ी हुई है। इसी वजह से वो सिस्टर बहुत टाइम से जो है नर्सिस को सिस्टर के से बुलाया जाता है। जी, बिल्कुल मैम। अलग-अलग चीज़ें हैं जो हम नर्सिंग प्रोफेशन में देखते हैं, लेकिन अगर हम हिमाचल की बात करें और अदर स्टेट्स की बात करें, कहीं ना कहीं जो मेल्स है वो कम इंटरेस्टेड होते हैं नर्सिंग में और जो फीमेल्स का रेशो है हिमाचल में ज़्यादा है। तो क्या आपको लगता है कि क्या रीज़न है कि मेल्स थोड़ा सा कम इंटरेस्टेड रहते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स? एक तो मैंने जैसे बताया कि भावना, हम इमोशंस के हिसाब से अगर बात करें तो फीमेल जो है ज़्यादा इमोशनल्स होती हैं। अगर हम लड़कों के से कंपेयर करें तो लड़कियां ज़्यादा इमोशनल होती हैं, एक कारण ये है। इसके अलावा जो है अभी हिमाचल में बॉयज़ के लिए नर्सिंग नहीं है, ये जी। पॉलिसी में है कि नर्सिंग जितने गवर्नमेंट के या प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस हैं वहाँ वो सब एडमिशन लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए नहीं है। जी। अगर हम बाकी स्टेट्स की बात करें, पंजाब, कर्नाटका, केरला और आंध्र प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स की बात करें, तो वहाँ नर्सिंग जो है दोनों के लिए है, मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए। जी। इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, उन्होंने भी कोशिश की है कि 30% नर्सिस की वैकेंसीज जो हैं वो बॉयज़ के लिए होनी चाहिए। ये इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है क्योंकि अगर ट्रेनिंग ही हम बॉयज़ को नहीं दे रहे नर्सिंग में तो हम उनके लिए वैकेंसीज कैसे क्रिएट करेंगे। जी। लेकिन अभी धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब लग रहा है कि और मोर एंड मोर बॉयज़ आर कमिंग इनटू दिस प्रोफेशन और धीरे धीरे ये चेंज आएगा भी। लेकिन ग्लोबल लेवल पे भी अगर हम देखें तो नर्सिस जो है ज़्यादा फीमेल्स हैं। जी, बिल्कुल। जी। तो मैम इसी के साथ अगर हम बात करें, जैसे हम अलग अलग फील्ड्स की आपने बात की, कोई भी फील्ड जो है आगे हम स्पेशलिटी कर सकते हैं,
तो इन्हीं स्पेशलिटी में अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा इजी और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट बीइंग अ प्रिंसिपल, आप अगर मैं कहूँ, बच्चे भी आपसे कई सारे सजेशंस लेते होंगे, और जो ट्रेनिंग कर रहे हैं हमारी नर्सेज, वो भी जो ये प्रोग्राम देख रही है, तो फ्यूचर में बीएससी नर्सिंग करने के बाद क्या ऐसी फील्ड है, क्या स्पेशलिटी है जो उन्हें ईजिली वो चूज़ कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी फील्ड है जिस पे थोड़ी सी मेहनत उन्हें करनी पड़ेगी? मेरे को लगता है ये तो इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। जी। लेकिन जहाँ स्पेशलिटीज़ की बात कर रही हूँ, मैंने जैसे एमएससी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, तो मुझे लगता है वो इजी है। इजी के अलावा ये है कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट डिसीजन आप उसमें ले सकते हैं जी। मास्टर्स इन नर्सिंग में, क्योंकि कम्युनिटी में ज़्यादा आप एम्फेसाइज करते हैं प्रिवेंशन पे, बिल्कुल। रोकथाम में, बीमारियों की रोकथाम में नर्सेज जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जी। हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन, जी। ये बहुत सारे काम हैं जो उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा अभी नए प्रोग्राम्स ऐड हुए हैं नर्सिंग में, जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट नर्स प्रैक्टिशनर, इंडिपेंडेंट मिडवाइफ प्रैक्टिशनर। जी। ये भी अभी इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने ऐड किए हैं। पीजीआई एक इंस्टीट्यूट है जिसमें ये प्रोग्राम शुरू कर दिए गए हैं। जी। और मेरे को लगता है अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी में भी इंडिपेंडेंट मिडवाइफ प्रोग्राम जो है शुरू हो चुका है। जी। उसमें ये है कि आप इंडिपेंडेंटली जो है कहीं काम कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्टेज तो नर्सिस की बहुत है। इसके अलावा अभी भी इंडिया में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे देर वी कैन से वहाँ पे डॉक्टर्स या ट्रेंड स्टाफ नहीं है, बिल्कुल। जहाँ नर्सिस जो है इंडिपेंडेंटली काम कर सकती हैं। इसीलिए बोलते हैं हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं। अगर एम्पावरमेंट होती है तो नर्सिस जो है इंडिपेंडेंट डिसीजन काम ले सकती हैं। और बाकी कंट्रीज़ में जैसे इंडिपेंडेंट नर्स प्रैक्टिशनर्स क्लिनिकल चला रही हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिस कम्युनिटी में इंडिपेंडेंट क्लिनिक चला रही हैं, मिडवाइफ जो हैं डिलीवरीज कंडक्ट कर रही हैं, एमसीएच सर्विसेज दे रही हैं, वो भी पॉसिबल इंडिया में हो पाएगा। इसके अलावा जैसे मुश्किल की बात कही आपने, मेंटल हेल्थ नर्सिंग थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बिकॉज वहाँ पे आप ऐसे पेशेंट्स के साथ डील करते हो जो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग तो है। आप उनमें भी चेंज देखते हैं, उसके लिए पेशेंस तो चाहिए, लेकिन चेंजेस होते हैं। बहुत कम नर्सिस हैं जो अभी भी मेंटल हेल्थ नर्सिंग में जाना नहीं चाहती, लेकिन मेरे को लगता है कि ऐसा फील्ड है जो दिन ब दिन जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ निकलेंगी, खाली इंडिया में नहीं, बाकी कंट्रीज़ में भी। और अभी नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी है इंडिया में, जिसके अंतर्गत ज़्यादा नर्सिस को जो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग के प्रोग्राम के अंडर ट्रेन किया जा रहा जी। है। बिल्कुल मैम, मेंटल हेल्थ की कहीं ना कहीं हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, तो आप प्रिंसिपल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं, और अगर बात की जाए स्ट्रेस की, क्योंकि बच्चे 12th के बाद जो है बीएससी नर्सिंग में आते हैं, और एक अलग ही सिलेबस है, और एक अलग ही दुनिया में, एक अलग ही वर्ल्ड में वो कदम रखते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी हो जाता है कुछ बच्चों को, क्योंकि जैसे हम कहते ही हैं कि नर्सिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा लिखना भी पड़ता है, समझना भी पड़ता है, और काफ़ी लेंथी भी है। तो किस तरह से बच्चे स्ट्रेस में आते हैं, किस तरह की बिहेवियर चेंजेस आपने भी अपने बच्चों के देखे होंगे, और वो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, मेंटल हेल्थ को बरकरार रखना अच्छे तरीके से, वो किस तरह से आप करते हैं बीइंग अ प्रिंसिपल? जिससे मैंने मेरा जो अनुभव रहा अभी तक कि मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं बढ़ रहे हैं डे बाय डे, नॉट ओनली नर्सिंग, जनरल पॉपुलेशन में भी। तो एक तो उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि एक तो लिटरेसी रेट जैसे जैसे बढ़ता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज उसके साथ बढ़ते हैं। अगर हम केरला की बात करें तो केरला एक ऐसी स्टेट है जिसमें लिटरेसी सबसे ज़्यादा है, तो मेंटल हेल्थ इश्यूज भी सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन जैसे आपने नर्सिंग में बात की, तो फर्स्ट ईयर में जब स्टूडेंट्स आते हैं, स्ट्रेस तो होता ही होता है, वर्किंग इन हॉस्पिटल्स एंड मैनेजिंग पर्सनल लाइफ एंड हॉस्पिटल का प्रोफेशनल, तो धीरे धीरे वो इन चीज़ों को सीख जाते हैं। तो हम उसके लिए उनके लिए बताते हैं कि मेंटल हेल्थ क्यों ज़रूरी है और उसके लिए क्या प्रैक्टिस करनी है। जैसे उनको बोलते हैं हॉबीज़ होनी चाहिए, हॉबीज़ के अलावा हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी काफ़ी ध्यान देते हैं। जैसे अभी हम नर्सेस वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि जैसे 6 मई से लेकर 13-14 मई तक हम उसको सेलिब्रेट करते हैं पूरा वीक, तो उसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ जो हैं की जाती हैं। इसके अलावा हम हर जो है हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, जैसे हम बोलते हैं WHO डे हो गया, और जो है नेशनल लेप्रेसी डे, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस डे, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम डे, तो नेशनल एड्स डे भी हम करते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, नो स्मोकिंग डे, अर्थ डे, ये हम सब सेलिब्रेट करते हैं। उसमें लर्निंग भी होती है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बच्चों की होती हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी हम उनको बोलते हैं कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़
पे भी ध्यान दें। इवनिंग के टाइम में हम उनको एनकरेज करते हैं इंडोर गेम्स के लिए और आउटडोर गेम्स के लिए भी हम जी। उनको करते हैं। बिल्कुल। तो ये प्रोग्राम है जिसके लिए हम बोलते हैं कि हम बच्चों को ये सेलिब्रेट करने चाहिए, जो साल में ऑलमोस्ट हर महीने में 1 या 2 दिन जो है आते ही आते हैं। जी, बिल्कुल मैम। जैसे हम हेल्थ केयर की बात करें और मेंटल हेल्थ की कहीं न कहीं हम बात करें, तो वही नर्सिंग की प्रोफ़ेशन की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि स्ट्रेस होता है बच्चों को, कहीं न कहीं बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। इवन जो वर्किंग स्टाफ है वो उनको भी डिप्रेशन हो जाता है। और कहीं न कहीं बात करें तो कम्युनिकेशन की कहीं न कहीं कमी रह रही है। अपने पार्टनर्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, फैमिली के साथ प्रॉपर्ली कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है क्योंकि काम में इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं। तो क्या इम्पोर्टेंस है इस कम्युनिकेशन का मेंटल हेल्थ में अगर हम नर्सिंग की बात करें? सबसे ज़रूरी है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ। आम तौर पे जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आते भी हैं, सबसे हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये जी। एक्सप्रेशन बहुत ही ज़रूरी है। कहीं न कहीं हमारी इमोशंस, कहीं न कहीं कुछ इंसिडेंट्स ऐसी होती हैं जो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते, जी। और जब हम शेयर नहीं कर पाते, कहीं न कहीं हमारी मानसिक हालत पे वो मानसिक अवस्था पे वो कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं उनको। बिल्कुल। इसलिए ज़रूरी है कि हम शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। जी। और हमें ये चीज़ें देखनी भी चाहिए फैमिली में भी। अगर कोई बच्चा जो है बात नहीं कर पा रहा, स्कूल से आया चुपचाप है, तो क्या कारण है। और इसके अलावा और भी कोई बहुत पता, आपने अभी सुना होगा ड्रग एडिक्शन जो है जी, बहुत कॉमन बिल्कुल। है। अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, ड्रग्स लेना। और कई बार तो अल्कोहल और स्मोकिंग का तो फिर भी हमें पता लग जाता है, किसी ने जी। ड्रिंक की है, स्मोक की है। लेकिन कुछ ड्रग्स हैं जिनका हमें नहीं पता लग पाता, जी। ना ही तो हमें, लेकिन मानसिक अवस्था देख के हमें कि हाँ बिहेवियर कैसा है। तो बिल्कुल। ये चीज़ें हमें डे टू डे में ऑब्जर्व करनी चाहिए कि कोई फैमिली मेम्बर जो है अपने कीप अप पे ध्यान नहीं देता, अच्छे से ड्रेसअप नहीं हो रहा, जी। और अपनी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा, तो क्या कारण है। जी। कहीं ना कहीं उसकी मानसिक तौर पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसको चली हुई है। तो बिल्कुल। हम ये इनकरेज करें कि जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, अपने माँ बाप, और ऐसा हमें एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि वो ओपनली बात कर सके कि वो किस फेज में से गुजर रहे हैं, जी। और वो लोगों से एडवाइस भी ले सके, सीनियर पर्सन से, फ्रेंड से। आई थिंक बिल्कुल। टीचर्स और घर के माँ बाप और बड़े बहन भाई एक ऐसे काउंसलर की तरह काम कर सकते हैं उनके जी। लिए। तो बिल्कुल। ये एक्टिविटीज़ हमें देखनी है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, हमें ये नहीं कि पढ़ना 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 है, जी। हमें खेलना और रिक्रिएशन पे उतना ही ध्यान देना है। जी। बहुत सारे ऐसे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है, गाने सुनना, डांस करना, जी। स्पोर्ट्स में वो करना, बिल्कुल। बच्चों को खेलने देना, ना कि खाली फ़ोन पे लगे रहना या जी। कंप्यूटर के साथ ही चिपक के रहना। बिल्कुल मैम। मेंटल हेल्थ की अभी हम बातचीत कर रहे हैं। तो हम देखते हैं आमतौर पर जब हम बीमार होते हैं, बुखार होता है, तो फिजिशियन के पास, तो डॉक्टर के पास हम जल्दी से भाग जाते हैं। लेकिन कभी स्ट्रेस होता है या हमें एंग्जाइटी हो रही है या इस तरह का कोई डिप्रेशन अगर कोई फेस कर रहा है, तो हम कहें कि उसकी चेकिंग के लिए कोई नहीं जाता है, मेंटल हेल्थ पे कोई ध्यान नहीं देता है। ये अभी भी टैबू है और फिजिकल हेल्थ पे हम आज भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ये टैबू को हम किस तरह से पार कर सकते हैं और किस तरह से इस सोच को हम जो है तोड़ सकते हैं? ये बहुत एक दुख की बात है कि सोशल स्टिग्मा इतना जुड़ा हुआ है मानसिक रोगों के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिज़िकल, अगर हमें कोई बीमारी है, बुखार है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, शुगर की बीमारी, हम सिम्टम्स को महसूस कर पाते हैं और डायग्नोस के लिए हॉस्पिटल में चले जाते हैं। जी। लेकिन मानसिक रोग एक ऐसा है कि हमें खुद को नहीं पता लगता कि हमारी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है। तो जी। मानसिक अवस्था बाकी लोग ही ऑब्जर्व करके बता सकते हैं बिल्कुल। कि आज मैं बात नहीं कर रही, या मैं आज बहुत दुखी लग रही हूँ, या मेरे में कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर है। वो मैं खुद तो एनालाइज नहीं कर सकती अपने में, लेकिन बाकी फैमिली के मेंबर या मेरे दोस्त देख रहे हैं कि मैं बात नहीं कर रही, या बहुत ज़्यादा बात कर रही हूँ, या बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, इंटरेक्ट नहीं कर रही, अकेली बैठी हूँ। तो मेरे को लगता है कि इसमें सबकी हेल्प की ज़रूरत है कि हम कोई भी फैमिली मेम्बर या कॉलेज में किसी बच्चे को ऐसा देखते हैं, या कोई फ्रेंड जो है अपने फ्रेंड में, अपने क्लास फेलो में ऐसा बिहेवियर चेंज देखते हैं, तो जी। उसको एडवाइस करें कि डॉक्टर के पास लेके जाएं। और फैमिली मेम्बर जो है इसमें डिनायल फेज में रहते हैं। हमें लगता है कि बिहेवियर किसी
फैमिली मेंबर का ठीक नहीं है, जी। ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या एक्सप्रेशन गुस्से का ठीक नहीं है, चिड़चिड़ापन है, जी। या वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे, या कहीं ना कहीं जो है जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ वो भी नहीं कर पा रहे, तो हमें उसको डॉक्टर के पास ले जाना बहुत ही ज़रूरी है। जी। लेकिन उसके साथ ये है कि आमतौर पे ये लोग सोचते हैं कि अगर हम ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे तो हमें जो है एक वर्ड है डेरोगेटरी टर्म पागल, तो बिल्कुल। वो जो है हमें लगता है कि नहीं, ये डेरोगेटरी टर्म है, ये कहीं भी इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, और जी। ये इसी वजह से इतना सोशल स्टिग्मा इसके साथ जुड़ा हो रहा है। जी। तो हमें ये रियलाइज़ करना है जैसे कोई फिजिकल बीमारी होती है, ऐसे ही मेंटल सिकनेसेस भी वैसी ही होती हैं, जी। और उनका भी इलाज है, जी। दवाइयाँ भी हैं और काउंसलिंग भी है। जी। तो मेरे को बिल्कुल। लगता है कि उसके लिए भी हमें वैसे ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो अभी भी अगर हम हॉस्पिटल में जाके देखते हैं तो बाकी बीमारियों के लिए लाइनें लगी होती हैं, जी। चाहे आँख का रोग हो, कान का बिल्कुल। हो, स्किन का हो, या कोई भी बीमारी हो, ऑर्थोपेडिक्स हो। लेकिन अगर साइकेट्रिक ओपीडी में जाके देखें तो हम जी। देखते हैं बहुत ही कम पेशेंट वहाँ पे बिल्कुल। देखे जाते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं है कि मानसिक रोग कम है, मानसिक रोग भी उतने ही हैं जितने फिजिकल हैं, लेकिन ये जैसे मैंने बताया कि इसके साथ एक सोशल स्टिग्मा जुड़ा है, जी। और जिसकी वजह से लोग जो है ओपनली उसमें एक्सेप्ट नहीं करते और जी। ट्रीटमेंट के लिए सामने बिल्कुल। नहीं आते, जो बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल मैम। इसी के साथ अगर हम बात करें, कभी कभी हम देखते हैं कि घर पे होम हेल्थ केयर लोगों को चाहिए होती है, पेशेंट्स घर पे होते हैं, एक लॉन्ग टर्म केयर की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं घर पे प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि नर्सेज़ को तो हम हायर करते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा ज़रिया है, ऐसा तरीका है कि गवर्नमेंट के थ्रू हम ऐसे घर पे जो हायर कर सके नर्सेज़ को होम हेल्थ केयर के लिए? अभी तक गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम नहीं है, लेकिन कुछ प्राइवेट हैं, जैसे मेदांता हॉस्पिटल्स हैं, और भी काफ़ी सारे हॉस्पिटल कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने देखा है जिन्होंने होम नर्सिंग शुरू कर दी है। जी। अब ब्यूरो भी हैं, और कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने होम नर्सिंग शुरू की है। उसमें यह है कि नर्सिस को जो है, जिन पेशेंट्स को घर में केयर की ज़रूरत है और जो अफोर्ड भी कर पाते हैं, उनको भेजा जाए वहाँ पे। जी। बाकी कंट्रीज़ में जैसे जो डेवलप्ड नेशंस हैं, वहाँ पे तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है कि नर्सेज जो हैं वो जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, जिनको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ही करनी है, तो वो उनको एरिया दिए गए हैं, उन एरियाज़ में वो जाते हैं, और जैसे फॉलोअप है या फिर हॉस्पिटलाइजेशन जो है, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन कम से कम की जाए, उसमें गवर्नमेंट का खर्चा भी बहुत है और पर्सनली फैमिली का भी, तो जितनी हॉस्पिटलाइजेशन कम की जाए वो हमारा एक एम होना चाहिए। उस हॉस्पिटलाइजेशन को कम करने के लिए ज़रूरी है होम केयर नर्सिंग, और वो होम केयर नर्सिंग अभी तक ऐसी इंडिया में अभी तक वो कॉन्सेप्ट इतना डेवलप नहीं है। वही लोग होम केयर नर्सिंग कर सकते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, और उनको पे करना पड़ता है काफ़ी, लेकिन अभी भी ट्रेन नर्सेज जो हैं उसके लिए उपलब्ध नहीं है। मोस्टली वो प्रेफर करते हैं हॉस्पिटल नर्सिंग और नर्सिंग कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन में काम करना, लेकिन जैसे है धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ ये कॉन्सेप्ट जो है पिकअप कर रहा है, तो ओल्ड एज होम में भी लोग काम कर रहे हैं, ऐसे जैसे असाइलम है वहाँ पे भी नर्सेज, और इसके अलावा कुछ और स्पेशल हैं जैसे होम्स फॉर मेंटली रिटार्डेड पीपल, होम्स फॉर एल्डरली पीपल, होम्स फॉर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, उनमें भी धीरे धीरे जो है होम नर्सिंग वाले जो हैं वो काम करेंगे। जी बिल्कुल मैम, इसी के साथ हम नर्सिंग की इतनी बात कर रहे हैं तो जो स्टूडेंट्स भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो वो उनके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि किस तरह से एंट्री ले, किस तरह से हम भी इस प्रोफेशन में आ सकते हैं, तो क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए और किस तरह से एंट्री कर सकते हैं नर्सिंग फील्ड में? अभी जो प्रोग्राम्स हैं नर्सिंग के एएनएम से शुरू हो जाता है, तो एएनएम्स के लिए 2 साल का प्रोग्राम है जो लेकिन +2 पास करना सबके लिए ज़रूरी है, और +2 अगर किसी भी स्ट्रीम में किया हो तो आप जीएनएम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि 3 साल का प्रोग्राम है। अगर 10+2 विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश किया हो तो एडमिशन मिल सकती है बीएससी नर्सिंग में, जो 4 साल का प्रोग्राम है। लेकिन जीएनएम के बाद भी बीएससी नर्सिंग में प्रोग्राम में एडमिशन ली जा सकती है। जीएनएम के बाद 2 साल की बीएससी नर्सिंग, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, तो हमारे पास 2 बीएससी नर्सिंग के प्रोग्राम हुए, एक पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आफ्टर जीएनएम, एक बेसिक बीएससी नर्सिंग आफ्टर 10+2 विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। अब जो बीएससी नर्सिंग है या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, उनके लिए ज़रूरी होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम। हर यूनिवर्सिटी जो है, जैसे हमारे हिमाचल में AMRU अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी है जो कि एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है। जीएनएम में जो है एडमिशन डायरेक्टली मेरिट बेस पे हो जाती है, और इसके अलावा मास्टर्स इन नर्सिंग है, उसमें भी एंट्रेंस एग्जाम
होता है जी। जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, जी। और ऐसे ही पीएचडी के लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इसके लिए तैयारी भी करनी पड़ती है, जी। और हमारे पास बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, कुछ गवर्नमेंट के, कुछ प्राइवेट में, तो उसमें एडमिशन्स जो है अभी 40 से भी ज़्यादा इंस्टीट्यूशन जी। हिमाचल प्रदेश में ही बिल्कुल। हैं हमारे। बिल्कुल मैम। तो मैम आज हमने आपसे इतनी सारी बात की नर्सिंग की, और इस इंटरनेशनल नर्सेज डे पे हमने क्या कंट्रीब्यूशन है नर्सेज का उसके बारे में जाना, लेकिन साथ ही कितनी ज़्यादा नोबल एक ये प्रोफेशन है उसके बारे में भी हमने जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे कार्यक्रम में आज आने के लिए, और इतनी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने दर्शकों का हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए। अभी के लिए हम आप सभी से लेंगे इजाज़त, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन हिमाचल। नमस्कार।